स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस वीडियो में। हम लोग हल कर रहे हैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय में दूसरे सेट के। उसमें से पहले पार्ट का वीडियो मिल चुका था जिसमें हम लोगों ने उपखंड का के पहले में 3 तक हल कर लिए थे। आज शुरू करेंगे हम लोग चौथे नंबर से। तो चलिएगा, क्या प्रश्न लिखा है। घरेलू वैद्युत वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों की कार्य प्रणाली एवं आवरण यानी विद्युत रोधन के रंग लिखना है। जो हमारे पास ये तार दिए गए हैं, जीवित यानी विद्युतमय तार, भूसंपर्कन तार, भूसंपर्क तार और उदासीन तार, इनके क्या क्या कार्य हैं और इनके आवरण यानी कि जो ऊपर कलर होता है वो किस रंग का होता है। तो चलिएगा, ये जो जीवित या विद्युतमय तार लिखा है इसको और क्या क्या नाम से जानते हैं पहले हम जरा समझ लेते हैं। इसी को हम कहते हैं बेटा फेज वायर, या इसी का नाम बदल कर आ सकता है गर्म तार, और या इसी को कहते हैं लाइव तार, लाइव वायर आप कहेंगे। फेज वायर, गर्म तार, लाइव वायर, ये सब आपके किसके नाम है? ये जीवित या विद्युतमय तार के। भूसंपर्कन तार आपका हिंदी, जिसे आप अर्थिंग तार भी कह सकते हैं, ये आपका अर्थिंग, EARTHING, अर्थिंग वायर हो सकता है। और तीसरा है उदासीन यानी न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर। तो ये जो आपके पास 3 हैं तार, इसके नाम आपने परिचित कर लिए, नाम आपने समझ लिए। भूसंपर्कन तार का नाम समझ लिया, उदासीन तार। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें इसका कार्य क्या है। तो जो आपके पास ये जीवित वाला तार होता है जिसका नाम विद्युतमय तार है, तो विद्युतमय तार में इसका कार्य क्या है? ये कार्य करता है बेटा विद्युत धारा को, इस जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है वह इसी से होता है। तो आप कहेंगे कि इसका कार्य क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित करता है, यानी इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है जीवित तार से। और इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग आपका लाल होता है। अगर हम बात करें भूसंपर्कन तार के, तो ये क्या करता है भूसंपर्कन तार? ये हमारे जो है सुरक्षा का एक प्रकार से साधन है और हमें विद्युत झटकों से, विद्युत खतरों से बचाता है। इसका रंग प्रायः हरा होता है, कहीं कहीं काला भी देखने को मिलता है, तो हरा काला। एक बार इसको आप थोड़ा सा शुरू से देख करके बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़िया नोट्स बनाइएगा इसकी। ये हमने लिख दिया है कि जीवित या विद्युतमय तार, इसकी कार्य प्रणाली, इससे वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। आवरण का रंग कैसा होता है? लाल। भूसंपर्कन तार क्या है? ये सुरक्षा का साधन है और हमें विद्युत झटकों से बचाता है। आवरण का रंग कैसा होता है? प्रायः हरा, और ऐसे काला भी देखने को मिलता है। आप हरा और काला दोनों समझ सकते हैं। उदासीन तार जो न्यूट्रल वायर होता है, ये बिजली को वापस पावर स्रोत तक ले जाता है जिससे हमारा वोल्टेज नियंत्रित रहता है। इसके आवरण का रंग कैसा होता है? काला ज़्यादातर होता है और नीला भी होता है, तो काला नीला दोनों याद कर सकते हैं आप। तो ये आपके इस प्रश्न का जवाब था, जो कि 6 नंबर में प्रश्न आया था। ये इसके ऑप्शन में आया था अथवा के नाम पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा नंबर 2 दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को स्पष्ट कीजिए, या किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है, जो यहाँ कह रहा है किस में प्रयोग होता है। और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है बेटा? ये मतलब कहाँ प्रयोग होता है? जो हमारे पास चालक है, धारावाही चालक, उसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने में। तो ये लास्ट का जवाब है कि वैद्युत धारा की दिशा, चालक में वैद्युत धारा की दिशा ज्ञात करना हो तो उसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। और जब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बताएगा। तो चलिएगा, ये यहाँ पर आपको बोला था जो है चुंबकीय, जो धारा की दिशा कह रहे थे, चुंबक की धारा नहीं, मतलब वो धारा की दिशा नहीं, चुंबक की क्षेत्र की दिशा होती है, तो चुंबक की क्षेत्र समझेंगे आप। तो चलिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है ये आप देख लीजिएगा, इसको इसी से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, तर्जनी का मतलब आपके पास जो अंगूठे के बगल वाली अंगुली होगी, ये तर्जनी, मध्यमा, मध्यमा आप समझ रहे हैं, अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। तब यदि तर्जनी को कहाँ सेट कर देना है? चुंबक की क्षेत्र की दिशा में।
और मध्यमा कहाँ हो जाए, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में। तो आपका जो अंगूठा होगा वही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करेगा। आप इसका डायग्राम देख सकते हो, इसका डायग्राम एक बना लीजिएगा। ये आपका इसका डायग्राम हो सकता है, ये आप इसका डायग्राम बना देंगे। अगला इसी में और कह रहा है, आधा प्रश्न भी और है। आधे पे आपसे कह रहा है कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लिखना और यह किन भौतिक राशियों को दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। तो जो अभी आपने जाना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यह नियम कहाँ, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। अब बात करते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का क्या नियम है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने हाथ में धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े, जैसे धारावाही चालक, इसमें धारा इधर बह रही, तो उसको इस प्रकार पकड़ें कि जो हमारा अंगूठा होगा वह अंगूठा कैसे हो जाए, धारा की दिशा में। ऐसे अगर पकड़ते हैं तो ये अंगूठा अगर धारा की दिशा में, तो अंगुली जिधर मुड़ी हुई है, ये मुड़ी हुई अंगुलियां ही हमारे किसको बताएंगी, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। मुड़ी हुई अंगुलियां अगर आप नीचे कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये। तो जिधर आपके पास धारा होगी उधर अंगूठा करेंगे तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसके बारे में बताएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और लिखा हुआ कि यह नियम धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। इसका भी डायग्राम आप एक बना लेंगे। ये वाला डायग्राम देख लीजिएगा। अगर आप ये डायग्राम बना देंगे तो जैसे इसमें ये धारावाही चालक है, इसमें ऊपर की ओर अंगूठा है और ये अंगुलियां इस तरफ मुड़ी, ऐसे। तो अंगुलियां इस ओर मुड़ी हुई हैं, ऐसे, ये अंगुलियां इस ओर मुड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस तरफ होगा, यानी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में होगा ये। तो 5 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। लेड नाइट्रेट को गर्म करना है, तो इसके लिए क्या संतुलित रासायनिक समीकरण बनेगा, लेड नाइट्रेट, तो लेड का मतलब Pb, नाइट्रेट NO3। इसकी संयोजकता नाइट्रेट मूलक की 1 और लेड की 2 होती है, तो PbNO3 का होल ट्वाइस होगा। अब इसको गर्म करना है, तो गर्म करने पर क्या क्या बनता है बेटा, लेड नाइट्रेट है तो लेड ऑक्साइड बनता है और इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका नाम आप लिख सकते हैं लेड ऑक्साइड है। और ये वाला आपके पास क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसमें आपके पास लास्ट में क्या बचता है, ऑक्सीजन, तो आप O2 भी प्लस करेंगे। अभी आप देखेंगे कि यह व्यवस्थित नहीं है, तो व्यवस्थित करने के लिए जब आप एक बार अभ्यास बनाएंगे तो यहाँ पर आपके पास 2, तो लेड के जब 2 हो जाएंगे तो यहाँ भी लेड के 2 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे। एन के यहाँ पर 2 हैं, 2 और लेड के यानी एन के पूरे 4 होने चाहिए। यहाँ पर आपका एन अकेला है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओ के यहाँ 2, यहाँ 4 दूनी 8, 2 10 और 2 12 हैं। इधर आपके पास ओ में 3 दूनी 6 और 2 और मल्टीप्लाई में है तो 12 है। इस प्रकार से आपका एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हुए। अगले की हम बात करते हैं। एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करना है। एथेनोइक अम्ल, जिसे आप साधारण नाम में एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, क्रियात्मक समूह COOH होता है ओइक अम्ल के लिए। तो चलिएगा एथेनोइक अम्ल CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल है। इसमें क्या मिलाने के लिए कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। अब इसके मिलाने से क्या बनेगा, अगर ये आपके पास एसिटिक अम्ल है तो एस्टर के रूप में CH3, इसका H बदल जाएगा यहां से CH3COONA, ये आपका H यहाँ के N से प्रतिस्थापित हुआ है Na। अब आपके पास क्या क्या बच पा रहा है, एक H बचा हुआ है इधर में Na बचा है और CO3 बचा है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, CO2, अगर 2 C हैं तो यहां पर आपके पास एक CO2 हो जाएगा यहां से, और प्लस में आपके पास H2 और बचा है। पर क्या समझना है, यहां पर Na के 2 परमाणु हैं, यहां पर Na अकेले, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से संतुलित होने के लिए। जब आपने 2 से गुणा कर दिया तो ये वाला C गड़बड़ हो गया, तो यहां पर आप 2 से गुणा कर देंगे।
आप चेक करेंगे तो सभी जो है ये पूरे रासायनिक समीकरण को देखने पर पता चल रहा कि संतुलित है। सभी परमाणुओं के दोनों ओर अभिकारक में और उत्पाद में संख्या बराबर है। तो ये आपके एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया का समीकरण है। अगला गा नंबर है। गा नंबर ये कह रहा है जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया दिखानी है। जिंक तो हम लोग जानते हैं जिंक Zn होता है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर मतलब Ag, नाइट्रेट मतलब NO3। नाइट्रेट मूलक की एक और सिल्वर की भी एक, तो AgNO3। ये जिंक जो है हमारे जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसमें सिल्वर से ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, जिंक ज्यादा क्रियाशील होने के कारण सिल्वर से प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो क्या बना लेगा आपके पास ZnNO3। जिंक की संयोजकता 2 होती है तो नाइट्रेट मूलक में NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, प्लस यहां पर आपके पास ZnNO3Ag बचा है। पर आपको क्या देखना है, यहां पर NO3 के 2 परमाणु, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका Ag व्यवस्थित होने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। तो यह इस प्रकार से एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अपक्रिया कराने पर जिंक नाइट्रेट बनता है। ये आपकी एक नंबर के पार्ट हैं। अगला इसमें एक चौथा भी दिया है, सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड विलयन से क्रिया। तो सोडियम सल्फेट, सोडियम मतलब Na, सल्फेट मतलब SO4। सल्फेट मूलक की संयोजकता 2 तो Na2 और Na की 1, यहां पर कुछ नहीं लिखा जाएगा। अब इसकी किससे, बेरियम क्लोराइड, Ba का 2, क्लोरीन का 1, तो इसमें क्लोरीन की आएगी, Ba किसमें 2 तो BaCl2 होगा। ये क्या बना लेगा आपके पास Na2CO4 BaCl2, तो ये आपके पास ये बनाएगा साधारण नमक यानी NaCl, और प्लस आपके पास Na और Cl, तो BaSO4 आपके पास और बचा है। पर व्यवस्थित होने के लिए Na के एक ही परमाणु नजर आ रहे हैं, यहां पर 2, तो 2 से यहां मल्टीप्लाई हो गया, तो 2NaCl प्लस BaSO4। आप दोनों तरफ देखेंगे व्यवस्थित है यानी बेरियम सल्फेट। तो जो इसने कहा सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण, तो ये उसके संतुलित रासायनिक समीकरण का यहां पर लिखा गया है। चलिएगा आगे आएंगे बेटा। कह रहा है 6 नंबर, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना है। किस पर, समजातीय श्रेणी पर और कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति पर। 2-2 नंबर के, एक काम करेंगे 2, अगला काम करेंगे 2। तो समजातीय श्रेणी क्या है देख लीजिएगा, यहां पर यहां से पढ़ लेते हैं। लिख रखा है कि समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक यौगिक का क्रियात्मक समूह समान होता है और इन यौगिकों को अणुभार के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखा जाता है। वह श्रेणी जिसमें क्रियात्मक समूह समान होगा और इसको अणुभार के बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाता है। और लिखा है इस प्रकार श्रेणी के यौगिकों को समजात कहते हैं। जो हमारे यौगिक आएंगे उनको समजात कहेंगे और इस क्रिया का नाम, इस श्रेणी का नाम समजात श्रेणी। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। यहाँ किसी भी 2 कार्बनिक यौगिकों के बीच में अंतर करेंगे तो हमेशा बराबर रहेगा। तो यहाँ इसका अंतर करेंगे CH2 आएगा, इसका अंतर करेंगे CH2 आएगा, तो ऐसी श्रेणी समजातीय श्रेणी है। और जो ये वाले यौगिक है बेटा इनका नाम समजात है। ये आपके पास समजातीय श्रेणी संबंधित इतनी कहानी 2 नंबर के लिए। अब कह रहा कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति पर टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा, या वो क्या है, इस पर टिप्पणी की बात क्या करे या क्या है, उसका मतलब वही मतलब होगा। तो लिखा है कार्बन के लगभग 30 लाख यौगिक वर्तमान में ज्ञात हैं। कार्बन द्वारा इतनी अधिक संख्या में यौगिकों का बनना निम्नलिखित कारकों के कारण है। 30 लाख हैं लगभग यौगिक कार्बन के, तो ये किस वजह से इतने ज्यादा हैं, उसका रीजन लिखा गया कि कार्बन में काहे का गुण होता है, श्रृंखलन का। श्रृंखलन क्या है, यह कार्बन परमाणु में एक अद्वितीय गुण है जिसके द्वारा कार्बन परमाणु क्या होता है, परस्पर जुड़कर कार्बन परमाणुओं की विभिन्न प्रकार की लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकते हैं। यह गुण क्या कहलाता है, श्रृंखलन। जो कार्बन परमाणु क्या होता है, जुड़ करके एक श्रृंखला बनाता है, श्रृंखला का निर्माण करता है, तो यह गुण क्या कहलाएगा, श्रृंखलन। और काहे का गुण होता है कार्बन में, चतुसंयोजी कार्बन। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, तो 4 होने के कारण क्या होता है, ये कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब के साथ क्या करता है, सहसंयोजी बंध बना सकता है, जिस कारण हमें कार्बन के क्या होते हैं,
असंख्य यौगिक प्राप्त होते हैं। तो दो ऐसे गुण हैं कार्बन में, एक श्रृंखलन का, एक चतुसंयोजी, जिसके कारण इसका जो है श्रृंखला बनाने का गुण ज्यादा होता है और इसकी संख्या ज्यादा होती है। कार्बन के लगभग 30 लाख जो आपको यौगिक बताए गए हैं शुरुआत में भी। यहां अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखना है। तो आयुपेशी नाम लिखने के लिए क्या क्या है? CH3COOH। हमारे पास क्रियात्मक समूह क्या है? COOH। तो हम जानते हैं इसके लिए OH अम्ल लगा देंगे। और कितने कार्बन है? मेथ एथ, 2 कार्बन है तो एथ एल्केन में OH जोड़ दीजिएगा तो एथेनोइक अम्ल। तो पहले वाले का अगर हम नाम लिखें इसका आयुपेशी में तो एथेनोइक अम्ल है। क्रियात्मक समूह आप जान गए, कार्बन से गिन करके उसके संगत एल्केन का नाम बनाया एथेन, आगे OH जोड़ दिया एथेनोइक अम्ल। अगला है CH3 CH2 CH2Cl। हाइलाइट लगा क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये हाइलाइट तत्व होते हैं। तो यहाँ क्लोराइड पहले नंबर पर है। अब इसके अलावा क्लोराइड के अलावा कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 3। तो 3 कार्बन के संगत नाम सजाते हैं, मेथ एथ प्रोप। तो हमारे पास जो नाम सजा है, नाम बना वो प्रोप। तो क्लोरो, Cl से क्लोरो होगा, 1 भी लिख सकते लेकिन 1 का कोई मतलब, क्लोरोप्रोपेन। तो आपके सेकंड वाले का नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। अगले की बात करते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ट्रिपल बॉन्ड है तो हम सब समझते हैं कि हमें आयन लगाना होगा। इसका सामान्य शुद्ध जो एल्काइन ग्रुप का सदस्य है तो CnH2n-2 होता है। तो यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा, कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के संगत नाम मेथ एथ, और उसमें आप क्या करेंगे? एन हटा करके आयन लगा देते हैं तो हो जाएगा बेटा इसका नाम एथाइन। ये आपका एथाइन। ये 3 एक एक नंबर के आए हैं, ये आपके आयुपेशी नाम है। इसी में खा नंबर कह रहा है साबुन क्या है? साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए और तथा साबुन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो क्या है साबुन के बारे में अगर कहा जाए तो पढ़ते हैं जरा, यहीं से आपके लिए नोट बना रखा है। यह उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। ये क्या करते हैं? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा, KOH जिसको कास्टिक पोटास है, इसके साथ तेल और वसाओं के उच्च अणुभार वाले अम्ल के साथ जल अपघटन के निर्माण से बनता है, जल अपघटन से निर्मित होता है कह दीजिएगा। ये साबुन की परिभाषा है। अब राजकीय रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण देना था तो CH2O C17H35 और एक CHO C17H35 और CH2O C17H35। ये पूरा एक आपका वसा है। इसमें आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा मिलाया गया तो ये आपका ग्लिसरॉल, और ये आपका एक बना सोडियम। साबुन में कौन सा साबुन बना? सोडियम स्टीरेट। तो ये आपका एक साबुन है। अगर यहां पर C17 की जगह पर बेटा मान लीजिएगा 15 आ जाता है, C15H31, तो ये आपका सोडियम पामिटेट, आगे सब वही रहता, C15H31 COONA, तो ये हो जाएगा Na है, सोडियम पामिटेट। और अगर मान लीजिएगा C17 के साथ H33 COONA आ जाएगा तो ये आपका सोडियम स्टीरेट हो जाएगा। ये आप 3 साबुन के नाम इस प्रकार याद कर सकते हैं। एक आपके पास सोडियम स्टीरेट और एक आपके पास सोडियम पामिटेट। सोडियम पामिटेट मतलब C15H31 COONA, और एक सोडियम ओलिएट, सॉरी ये स्टीरेट हो चुका है, ओलिएट। तो सोडियम ओलिएट कितना? C17H33 COONA। अगर इसमें K लगा देंगे तो ये सोडियम की जगह पोटेशियम पढ़ा जाएगा फिर। तो ये आपने साबुन जाना और साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण जाना है। अब इसमें एक और काम कह रहा है, यह किन, अगले में ये कह रहा था इसमें कि यह यानी साबुन की 2 विशेषताएं भी बताना था, तब ये पूरा होकर के 3 नंबर बनता। तो क्या है साबुन की विशेषताएं? जरा कह रहा है यह पानी में घुलकर झाग बनाता है, एक साबुन की विशेषता यह है। बस सुन लेंगे तो भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। या वस्त्रों से गंदगी हटाने, गंदगी लिखना है, गंदगी लिखा है, हटाने में मदद करता है। तो वस्त्रों से गंदगी हटाने में मदद करता और पानी में घुलकर झाग बनाता। ये हमारे साबुन की 2 विशेषताएं हैं। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, इसका अथवा है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को स्पष्ट करना। नाम से बिल्कुल क्लियर है। ऊष्माशोषी यानी कि
पहला है ऊष्माक्षेपी, यानी कि जिसमें आपके पास ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वह क्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है वह क्या कहलाएगी? ऊष्मा उत्पन्न। तो ऊष्मा जिसमें उत्पन्न होगी बेटा वो आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। और इसी में कह रहा आपसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती? वह आपकी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। अब आपको क्या करना है, इनके अभिक्रियाओं के जरा समीकरण भी दे दीजिए। 2 नंबर में पूछा है, वैसे तो ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी दोनों है, मिलाकर 2 नंबर। तो ऊष्मा क्षेपी का क्या उदाहरण हो सकता है? ऊष्मा क्षेपी के लिए बात करते हैं। ऊष्मा क्षेपी, आपने परिभाषा जान लिया कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होनी है। तो मान लिया कि ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो जब ये मिलते हैं तो ये क्या बनता? अमोनिया NH3। और इस प्रक्रिया में ऊष्मा आपके पास क्या होती? उत्पन्न होती है। बैलेंस करने के लिए आप क्या देखेंगे? NH3। तो NH3 यहाँ N2 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो N के व्यवस्थित हो गए। H के टोटल इधर 6 हैं, इधर 2 ही, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। तो ये आपके ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का एक समीकरण है जिसे आप कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्या है बेटा? काहे का? ऊष्मा शोषी का समझते हैं। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। तो मान लीजिएगा ये N2 है और ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड, ये NO। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 आपके पास परमाणु, तो यहाँ 2 से गुणा है। तो इस प्रक्रिया में क्या होती? ऊष्मा अवशोषित होती है और इस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा क्षेपी का और ये ऊष्मा शोषी की अभिक्रिया का समीकरण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। कह रहा है कि pH मान क्या है और इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। तो चलिएगा भाई, pH मान क्या है? P से होता है पावर और H से होता है हाइड्रोजन, यानी pH का मतलब अगर समझा जाए तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर लिखें हम कि pH का अर्थ है हाइड्रोजन की शक्ति। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। परिभाषा के लिए कह रहा है pH के, अगर यहां से समझे तो कह रहा pH मान क्या है? इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से संबंध लिखना है। तो pH का अर्थ समझाया है। परिभाषा के रूप में कहेंगे तो इस तरह बोल सकते हैं कि किसी विलयन में H+ हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, H+ की सांद्रता को हम किसके नाम को क्या कहते हैं? pH कहते हैं, को pH कहते हैं। इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है? तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका pH होता है, pH बराबर क्या होता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण से संबंध pH बराबर -log H+ होता है। तो ये pH का हाइड्रोजन आयन सांद्रण से संबंध है। ये pH की परिभाषा, ये pH का अर्थ है। ये इतना काम करेंगे तो ये 2 नंबर के लिए है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। तो 2 नंबर में आया है। तो चलिएगा, खनिज क्या है एक बार देख लेते हैं। प्रकृति में भूपर्पटी यानी जमीन के नीचे धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। और जिस खनिज से धातु को आसानी से और कम खर्चे में प्राप्त किया जा सके वे क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। फिर लिखा है दूसरे नंबर पर खनिज में कि सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, यानी सारे खनिजों से आप आसानी से और कम खर्चे में धातु प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा गया कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। ये खनिज और अयस्क में आपके 2 अंतर लिख दिए गए हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।